What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर. Welcome to स्टेलर आर्मी। तो कैसे हो मेरे दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। जिंदगी में आप लोगों को बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो पता नहीं क्या क्या बोलते हुए मिलेंगे, पर लेकिन रियलिटी में जब आप लोग देखोगे तो वो आप लोग कुछ करते हुए नहीं मिलेंगे। तो इसलिए हमेशा एक बात ध्यान रखिए कि अपनी चीजों के बारे में ज्यादा लोगों को बताइए मत, उनके बारे में ज्यादा बोले मत कि मैं ये करने वाला हूं या ये करने वाली हूं, मैं जिंदगी को ऐसे जीने वाला हूं। किसी को प्रॉमिस कर दे फालतू में कि मैं ये करने वाला हूं, इससे आप लोगों की जिंदगी में हमेशा दिक्कतें आप लोगों को देखने को मिलेगी। जब काम कंप्लीट हो जाएगा ना, दुनिया को अपने आप पता चल जाएगा। तो हमेशा किसी भी काम को कंप्लीट करने के बाद में लोगों को बताओ कि हाँ भाई साहब ये काम था और ये कंप्लीट हो चुका है, ताकि सामने वाला कोई उंगली न रख सके। तो इसीलिए काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ये जिंदगी में, अगर आप लोग इसको इंप्लीमेंट करके चलेंगे। बोला गया है डोंट टॉक जस्ट एक्ट, डोंट से जस्ट शो, डोंट प्रॉमिस जस्ट प्रूव। तो ये सारी बातें अगर आप लोग बात करोगे तो इलोन मस्क साहब हो गए, रोनाल्डो हो गए, सचिन तेंदुलकर हो गए, ये वो पर्सनैलिटी है जिन्होंने ये सारी बातें आप लोगों को देखने को मिलेगा। हमेशा अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करिए। सचिन तेंदुलकर जी के बारे में एक बात आप लोगों ने काफी फेमसली सुनी होगी कि वो कभी भी अपने मुंह से किसी को कुछ नहीं बोलते थे, अपने बल्ले से जवाब देते थे हमेशा, यानी कि अपने एक्ट से हमेशा वो बोला करते थे। तो ये सारी चीजें नॉर्मली वो इंसान करता है जिसको पता है कि वो जिंदगी में क्या कर रहा है, जिसको अपनी चीजों के ऊपर कॉन्फिडेंस है, जिसको अपने माइंड में क्लैरिटी है। वरना फालतू में आप लोगों को वो लोग बोलते हुए नजर आएंगे जिनको जिंदगी में चीजों को लेकर क्लैरिटी नहीं है। 90 क्या बल्कि मैं बोलूंगा 95% लोग इस धरती पर ऐसे मिल जाएंगे तुमको, जिनको यही नहीं पता कि उनको जिंदगी में करना क्या है, उनका गोल क्या है। क्या आप लोगों को पता है आप लोगों का गोल क्या है? अगर हाँ तो सही बात है, अगर ना तो उसके ऊपर थोड़ा सा टाइम दीजिए और सोचिए कि आखिर आप लोग क्या चाहते हैं, कि किस चीज के लिए आप लोग इस दुनिया में जाने जाएं, क्यों आप लोग इस धरती पर आए हैं। आप लोग को जब जिंदगी में आखिरी सांस ले रहे हो तो कौन सी ऐसी चीज होगी जो आप लोगों को लगे कि यार ये चीज कम से कम मुझे करनी थी और ये चीज मैंने कर ली, अब मेरी जिंदगी जो है सेटिस्फाई है। यानी कि क्या आप लोग रियलिटी में जिंदगी को जी रहे हो या फिर बस जिंदगी को काट रहे हो? पूरे दिन आप लोग पता चला अपनी जिंदगी को बस जैसे तैसे करके काट रहे हो। ठीक है, काम में लगे रहना भी हर टाइम जिंदगी नहीं होता है। कुछ सुकून के पल अपने बिताओ अपनी जिंदगी में, अपना घूमो फिरो, अपने आप को थोड़ा टाइम भी दो और इसी के साथ में काम में भी बैलेंस बनाकर रखो, अपनी हेल्थ में बैलेंस बना के रखो। ये सारी चीजें जब आप लोग जिंदगी में करना स्टार्ट कर दोगे तो आप लोगों को अपनी लाइफ जो है वो प्रोडक्टिविटी की ओर बढ़ती हुई नजर आएगी। आई होप कि मैं कुछ प्रोडक्टिव बातें आप लोगों को बता पाया हूं और इनसे आप लोगों को जिंदगी में कुछ नया सीखने को मिलेगा। बाकी कैसा रहा आज का ये दिन आप लोग जरूर बताइएगा कि किस तरीके से आप लोगों ने इसको एंजॉय किया, कितना टारगेट आप लोगों ने आज का अचीव किया जो मॉर्निंग में आप लोगों ने डिसाइड किया था। तो ये आप लोग जरूर बताया कीजिए। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है सर अटेंडेंस ले लिया करो। ठीक है, चलिए रोल नंबर 1 रोल नंबर 2 अटेंडेंस क्या है यार, जब भी देखो मैंने बोला था अगर आप लोगों को लगता है कि इससे आप लोगों को मोटिवेशन मिलता है तो जिस भी नंबर पर आप लोग वीडियो आकर देखते हैं ना, जैसे मान लीजिए तो आपसे पहले वीडियो ऑलरेडी यहाँ पर 50 लोग देख चुके हैं और वो लाइक कर चुके हैं, तो जिस नंबर पर आप लोग वीडियो को लाइक करते हैं वो आप लोग अपना रोल नंबर लगा लिया कीजिए। तो इससे आप लोगों को एक मोटिवेशन रहेगा कि जल्दी से जल्दी वीडियो निपटानी है। तो कोई भी किसी का रीजन हो सकता है मोटिवेशन का, आप लोगों को जो मिलता है आप लोग उसको अपनी जिंदगी में अपना लीजिए। या फिर आप लोग देख लीजिए कि कितने नंबर पर व्यूज हो चुके हैं, या फिर लाइक अच्छा रहता है। इससे ये रहेगा आप लोगों को एक जो वीडियो को भी सपोर्ट मिलता रहेगा और आप लोगों को भी यहाँ पर रहेगा अच्छा इस नंबर पर लाइक किया, मेरा रोल नंबर हो गया। ठीक है, तो डेली चेंज होता रहेगा, नया रोल नंबर मिलता रहेगा। मतलब यह है कि इंटरेस्ट बना रहेगा जिंदगी में। वैसे इससे कोई ऐसा नहीं कि आप लोगों को इसमें मार्क्स अच्छे मिलेंगे एग्जाम में, पर हाँ यह कि एक तरीके से प्रोसीजर को जब इंसान एंजॉय करना स्टार्ट कर देता है ना, तो वो भी एक अच्छा तरीका होता है अपनी जिंदगी को एक सही डायरेक्शन देने का। छोटी छोटी तो खुशियां होती हैं यार। अगर कोई आकर नीचे कमेंट बॉक्स में लिख रहा है सर मेरा पहला नंबर है, तो कई सारे बच्चे उसको क्रिटिसाइज करते हैं। अरे यार सोचो तो सही, वो कितना डेडिकेटेडली बच्चा बैठा हुआ है इस चीज को देखने के लिए। तो अप्रिशिएट क्या करो, छोटे छोटी चीजों को अप्रिशिएट करो, यही तो जिंदगी है। एंजॉय करोगे और इसको अप्रिशिएट करोगे। अगर नेगेटिव चीजें ज्यादा देखोगे तो फिर दिक्कतें पड़ते हुए नजर आओगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट डिस्कशन रहने वाला है। पहले यहां पर वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे के बारे में बात करूंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों का बन जाता है एग्जाम में। वर्ल्ड हियरिंग डे, आप लोग सोचो जिन लोगों को सुनता नहीं है उनकी जिंदगी कैसी होती होगी। आप लोग बड़े मीठे मीठे गाने सुन लेते हो, वो सारी चीजें आप लोग देखते हो, पर लेकिन उन लोगों के बारे में सोचो जिनको सुनाई नहीं देता है। ठीक है, तो 2 इंपॉर्टेंट डे में यहां पर कवर करने वाला हूं। बाकी न्यूज कौन कौन सी रहने वाली है एक ओवरव्यू ले लेते हैं यहाँ पर क्विज की हेल्प से। यहां से आप लोग क्वेश्चन भी पता चल जाएंगे और इसी के साथ में टॉपिक्स भी पता चल जाएंगे क्या क्या हम लोग कवर करने वाले हैं। सबसे पहले वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे के बारे में बात करेंगे। इसकी थीम आप लोग को पता होना चाहिए, थीम के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोग का बन जाता है। दूसरा वर्ल्ड हियरिंग डे के बारे में बात करेंगे, इसकी थीम आप लोग को पता होना चाहिए। ऑपरेशन कौन कौन से हैं, ऑपरेशन राहत जो है इंडिया ने किस देश के साथ में मिलकर चलाया, ऑपरेशन मैत्री, ऑपरेशन सुकून, इनके बारे में डिटेल बात करूंगा। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी के द्वारा अभी इनोग्रेट किया गया ईयर लॉन्ग सेलिब्रेशन, 400वीं साल बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जा रही है एक पर्टिकुलर पर्सनैलिटी की। वो पर्सनैलिटी कौन सी है? ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट जो है वो किसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है? नेट जीरो कार्बन सिटी मिशन, ये किसके द्वारा यहाँ पर बेसिकली सपोर्ट किया जाता है? तो ये क्वेश्चन है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें आप लोग एक्स्ट्रा देखने को मिलेगी, तो वीडियो में बने रहिएगा।
एंड तक देखेगा। वीडियो के एंड में कल का रिवीजन भी करेंगे। और मैं आप लोगों को हमेशा बोलता हूं यार, एक दिन अगर आप लोग रिवीजन कर लेंगे एक दिन पहले का बैठकर, तो लंबे समय तक आप लोग चीजों को याद रख पाओगे। तो कभी भी आप लोग को इन चीजों को लेकर लापरवाही नहीं बरतनी है। हमेशा कोशिश करो कि चीजों को लंबे समय तक अगर याद रखना है तो छोटी छोटी चीजें होती हैं जिनको आप लोग अपनी लाइफ का पार्ट बना सकते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट डे के साथ में स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। आगे बढ़ेंगे, यहां पर एक एक डे जो है वो ढंग से देखते हैं। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन, फरवरी महीने की कंप्लीट जो आप लोग की वीडियो है वो आप लोग ही बना चुका हूं, ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। वो मैंने 3 बजे अपलोड कर दी थी, तो यहां पर आप लोग उसको देख लेना जो सीरियस होकर तैयारी कर रहे हैं। तो ये जो वीडियो है लगभग 1 घंटा 40-45 मिनट की वीडियो है। और ये वीडियो देखने के बाद में कोशिश करना कि क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो आप लोगों ने सुन रखी थी और आप लोग उनको रिवाइज करवा पा रहे हैं। देखिए, जो फर्स्ट टाइम ये वीडियो देखते हैं ना, उसके लिए तो ऐसा लगता है कि पता नहीं कितनी सारी चीजें हैं, पर लेकिन अगर रेगुलर आप लोग वीडियो देख ले तो आप लोगों के लिए ये रिवीजन बन जाता है। इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दी है। और कल मैंने यहाँ पर इंपोर्टेंट डे और थीम की जो वीडियो आई थी उसकी भी पीडीएफ में ऑलरेडी आप लोगों को प्रोवाइड करा चुका हूँ। तो ये वो चीजें हैं जो कि देखिए मेहनत काफी ज्यादा लगती है। अगर आप लोग देखोगे यहाँ पर इनकी पीपीटी बनाना सबकी और फिर वीडियो को रिकॉर्ड करना, तो एक वीडियो में 8 से 10 घंटे लग जाते हैं जो ये मंथली वीडियो आती है। तो ये आप लोगों से इसीलिए मैं बोलता हूं कि अगर आप लोग रियलिटी में आप लोगों को ये फायदा पहुंचाती है तो तभी इनको बताया कीजिए, वरना इतना सारा टाइम जो लगता है उसको फिर मुझे ये लगता है फिर कि एक अच्छा एफर्ट नहीं लगा हुआ है। तो कोशिश किया करो कि इनको देखा करो और ये आप लोगों के हर एक एग्जाम में फायदा पहुंचाएगी। जाकर देखो तो सही, कई सारे बच्चे जो है वो खोलते भी नहीं है। ठीक है, पिछले वाली वीडियो जो है अगर बात करें तो अच्छा रेस्पॉन्स था। इसी के साथ में पहले वाली वीडियो देखो जो अब तक आप लोगों ने नहीं देखी है, इससे आप लोग अपनी पढ़ाई को एक सही डायरेक्शन दे पाओगे। और पूरी पीडीएफ भी आप लोगों के सामने, इसको भी आप लोग देख सकते हो, जिससे आप लोग चीजों को एंजॉय कर सकते हो। यानी कि एक प्रॉपर देखो, मैं अपनी साइड से यार कोई कमी नहीं छोड़ता हूँ। सबसे ज्यादा टाइम ये देखो पीपीटी जो बनाई जाती है, इनको देखो तो सही कि कितना टाइम इनमें पीपीटी बनाने में लगता होगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा टाइम पीपीटी बनाने में लगता है ताकि आप लोगों को एक प्रॉपर पीपीटी मिल सके, आप लोग उससे रिवीजन भी कर सको। वो सारी चीजें सबसे इंपॉर्टेंट रहती हैं, ताकि जब भी आप लोग उठाकर चाहो जरा सी देर में चीजों को रिवाइज कर सको। पीपीटी आप लोगों के पास में पड़ी रहती है, पीडीएफ रहती है सारी। ठीक है, तो इनको आप लोग अपनी लाइफ का पार्ट बनाओ, ज्यादा से ज्यादा चीजों को रिवाइज करो। इससे मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ, जो मैं मेहनत कर रहा हूं उसका आप लोगों को फायदा हो रहा है। तो यही सारी चीजें होती हैं। बात करेंगे यहाँ पर वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे के बारे में। ये जो है 3 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट डे जो है ये एक तरीके अवेयरनेस फैलाता है। किसके बारे में? ये है वाइल्ड, फ्यूना एंड फ्लोरा। तो दोनों के बारे में आप लोग याद रखिएगा। फ्यूना क्या होता है और फ्लोरा क्या होता है, पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए। फ्यूना होता है बेसिकली जीव जंतु, पशु पक्षी, उनको फ्यूना बोलते हैं। ठीक है, और जो फ्लोरा होता है इसको बोलते हैं पेड़ पौधे, फूल पत्तियां, जैसे कि आप लोगों को जंगल में देखने को मिलती है दोनों चीजें। तो उनको प्रोटेक्ट करने की बात यहाँ पर की जाती है। तो इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। तो बेसिकली यहाँ पर इसी से रिलेटेड हम लोग ये डे सेलिब्रेट करते हैं। और एक काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक पर्टिकुलर कन्वेंशन है जिसके बारे में मैं आप लोगों को कई बार बताता हूं जब भी हम लोग डिस्कस करते हैं। CITES। CITES क्या है? इसकी फुल फॉर्म इसको बोलते हैं बेसिकली कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड। याद रखिएगा, एक कन्वेंशन है यानी कि एक तरीका एग्रीमेंट है। इंटरनेशनल ट्रेड अगर कोई होता है किसका? इंडेंजर्ड स्पीसीज। इंडेंजर्ड स्पीसीज मतलब ऐसी जात, ऐसी स्पीसीज जो कि खतरे के निशान पर पहुंच चुकी है, तो उनका कोई भी यहां पर एक तरीके से व्यापार नहीं होना चाहिए। और ये फ्यूना और फ्लोरा यानी कि पेड़ पौधे, फूल पत्तियां, इन सबको और जीव जंतुओं के ऊपर यहां पर बेसिकली देखता है। यानी कि सबके लिए आप लोगों को देखने को मिलेगा। यानी कि वो चीजें जो कि ऑलरेडी खत्म होने की कगार पर पहुंच चुकी हैं, उनका कोई भी व्यापार नहीं होना चाहिए। कम से कम उनका व्यापार नहीं करना है, तो उनका ट्रेड नहीं होना चाहिए। जो कि थ्रेटन है, ऑलरेडी उनका सर्वाइवल मुश्किल हो चुका है, तो इसके ऊपर फोकस यहां पर दिया जाता है। तो इसी के चलते यहां पर जो थीम रखी गई है वो भी इससे मिलती जुलती है। बोला गया रिकवरिंग की स्पीसीज फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। तो ये यहां पर थीम आप लोग की इस साल की आप लोग को देखने को मिल रही है। तो ये इंपॉर्टेंट डे है यहां पर, जिसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। एक और छोटी सी इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा आप लोग यहां पर ऐड कर सकते हैं। जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में आप लोग जाते हैं तो टोटल मिलाकर 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं जो कि इस पृथ्वी को रहने लायक एक अच्छी जगह बनाते हैं। इसमें से जब एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पे आप लोग जाएंगे जो कि है 13वां सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ये क्लाइमेट एक्शन के बारे में बात करता है। और 15वां सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ये लाइफ ऑन लैंड के बारे में बात करता है। तो ये दो चीजें भी आप लोग यहां पर आप लोग याद रख सकते हैं, इन 2 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आप लोगों को डायरेक्ट कनेक्ट आप लोगों को मिलेंगे यहां पर किसके साथ में? वर्ल्ड जो वाइल्ड लाइफ डे जो है इसके साथ में आप लोग इसको कनेक्ट करके देख सकते हैं। अब 2 एक्स्ट्रा पॉइंट मैं आप लोगों को यहां पर बताऊंगा, 2 क्या 3 पॉइंट हो सकते हैं और जिनको आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है, जिनसे आप लोगों के क्वेश्चन कई बार बन चुके हैं। अगर आप लोग संविधान के अंदर जाओगे फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर में, तो आप लोगों को ये आर्टिकल 51A के अंदर देखने को मिलेगी। तो फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर भी हम सिटीजन की ड्यूटी होती है कि हम लोग यहाँ पर इन्वायरमेंट को, इसी के साथ में फॉरेस्ट को, लेक को, रिवर को, ये जो हमारी वाइल्ड लाइफ होती है इनको प्रोटेक्ट करें। तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज भी है हमारे संविधान के अंदर में। एक तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आप लोग को याद रखना है, यानी कि हम सिटीजन, भारतीय नागरिक होने के नाते हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोग यहाँ पर इनका ध्यान रखें। तो हमारा जो एक तरीके से रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो तो आर्टिकल 51A के अंदर में है।
एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर आप लोगों को याद रखना है, जब हम लोग बात करते हैं गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट की भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। यानी कि अगर बात करेंगे आर्टिकल 48A के अंदर में, यानी कि 48A के अंदर में यहां पर गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करे और कंट्री के अंदर में जो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करे। तो ये आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट यहां पर हो जाता है, जिसके ऊपर आप लोगों से क्वेश्चन भी बन सकता है, ठीक है। तो इसके चलते आप लोगों को कंफ्यूजन में नहीं आना है, क्योंकि कई बार यहां से क्वेश्चन बन जाते हैं, फिर बोलते हो क्वेश्चन कहां से बन गया। तो दो चीजें हो गई, सिटीजन की भी ड्यूटी है और यहां पर हमारी कंट्री में जो गवर्नमेंट है उनकी भी ड्यूटी है। एक तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारी कंट्री में एक एक्ट है जिसको बोलते हैं हम लोग वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, यानी कि इसको बोलते हैं हम लोग वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है ये 1972 का आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये वो एक्ट है जो हमने हमारी कंट्री में हम लोग वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, जिसके थ्रू आप लोगों ने नॉर्मली देखा होगा, जब हम लोग बोलते हैं कि जब मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं कि यहां पर इस पर्टिकुलर जो जीव जंतु को यहां पर प्रोटेक्ट किया गया है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत में, एक पर्टिकुलर शेड्यूल 1 में, ठीक है। कई बार बोलते हैं शेड्यूल 1 में प्रोटेक्ट किया गया है, तो इसके कई सारे शेड्यूल है, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 2, तो इस तरीके 6 शेड्यूल आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जिनमें अलग अलग तरीके से चीजों को प्रोटेक्ट किया जाता है। तो ये एक्ट है हमारे देश में, जैसे इंटरनेशनल लेवल पर IUCN, इनके इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन नेचर, दूसरे नंबर पर यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा CITES, तो ये हो गए यहां पर जो कि कंजर्वेशन की बात करते हैं, और तीसरे नंबर पर हमारे देश में खुद का यहां पर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। तो ये तीन चीजें ऐसी हैं जिनको आप लोगों को पता होना चाहिए, जब भी कुछ लिखने के लिए आ जाए तो ये इंपॉर्टेंट चीजें आप लोगों के लिए हो जाती हैं। तो क्या क्या हम लोगों ने इस पर्टिकुलर जो टॉपिक से डिस्कस किया, तो पूरा एक टॉपिक कवर हो गया आप लोगों का। वाइल्ड लाइफ जो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे हो गया, ये किस तारीख में सेलिब्रेट किया जाता है, इसकी थीम क्या है, CITES क्या है, IUCN के बारे में बात कर दी, फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में बात कर दी, DPSP के बारे में बात कर ली, और इसी के साथ में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में बात कर ली। तो ये कुछ ऐसी बातें जिसके बारे में आप लोग याद रखेगा, डायरेक्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा एग्जाम के अंदर। आप लोग भी क्या याद रखेंगे, एक और बड़ा बेहतरीन पॉइंट बताने जा रहा हूं, जिसके बारे में आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। याद रखिएगा, हमारी कंट्री में 1976 में यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था, जिसको 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आप लोग बोलते हैं। जब 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यहां पर किया गया, उससे पहले हमारे देश में कुछ ऐसी चीजें थी जो स्टेट लिस्ट के अंदर आया करती थी, यानी कि स्टेट ही उसके ऊपर कानून बना सकती थी। पर लेकिन यहां पर जो अभी मैंने आप लोगों से बात की, जो प्रोटेक्शन ऑफ द वाइल्ड एनिमल और इन सब चीजों के बारे में, ये पहले स्टेट के अंदर आया करता था। पर लेकिन 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके, यानी कि 42वां संविधान में संशोधन करके 1976 के अंदर में यहां पर ये जो स्टेट के अंदर आता था, यहां पर ये सब्जेक्ट, इसको कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया। यानी कि अब यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों यहां पर कानून बना सकती है। तो इसके चलते यहां पर ये काफी बड़ा चेंज किया गया। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। उसी के चलते फॉरेस्ट जो थे, जंगल थे, उनको भी कॉन्करेंट लिस्ट में डाला गया, एजुकेशन को भी कॉन्करेंट लिस्ट में डाला गया था उसी टाइम पर। तो ये वो चीजें हैं जिससे आप लोग समझ सकते हैं। वेट्स एंड मेजर्स को कॉन्करेंट लिस्ट में डाला गया, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस करके कॉन्स्टिट्यूशन लिस्ट में से यहां पर ये स्टेट में से बेसिकली सेंट्रल लिस्ट के अंदर डाला गया। तो 5 सब्जेक्ट है जो यहां पर डाले गए, उनमें से एक ये भी था प्रोटेक्शन ऑफ द वाइल्ड एनिमल, ठीक है, और इसी के साथ में जो बर्ड्स होती हैं। तो ये आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, जो एक्स्ट्रा पॉइंट आप लोगों के लिए हो गया। तो बहुत ही बेहतरीन एक उम्दा किस्म का आर्टिकल, जिससे प्रॉपर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं एग्जाम में, और आगे भी क्वेश्चन आप लोग ये बन सकते हैं, ठीक है। तो था नहीं बेहतरीन आर्टिकल। अगर रियलिटी में पसंद आया तो थम्स अप देकर आप लोग बता सकते हैं, और अगर पसंद नहीं आया तो वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं, ठीक है। डिसलाइक कर दिया कीजिए वीडियो को, मुझे पता चल जाता है, क्योंकि आप लोगों को नहीं दिखता है डिसलाइक, पर मेरे तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। और इसी के साथ में आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं अगर आप लोग कोई भी दिक्कत रहती है तो, ओके। दूसरा इंपॉर्टेंट डे आप लोगों के सामने है यहाँ पर वर्ल्ड हियरिंग डे। अगर मैं आप लोगों को बोल पा रहा हूं, आप लोगों को समझा पा रहा हूं, आप लोगों को चीजें बोल पा रहा हूं, तो इससे आप लोगों को ये देखने को मिलेगा आज की डेट में हम लोग बातें कर पा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये सेलिब्रेट किया जाता है 3 मार्च 2022 में। हम लोग को जो अवेयरनेस फैलाई जाती है कि जिन लोगों को सुनाई नहीं देता उनको कैसे लेकर चलना है। और इंपॉर्टेंट बात यह है, वर्ल्ड हियरिंग डे जो है 2021 में ये लॉन्च किया गया, फर्स्ट एवर जो वर्ल्ड रिपोर्ट ऑन द हियरिंग, यानी पहली बार यहाँ पर एक रिपोर्ट भी इनके द्वारा पब्लिश की गई थी, जिसको बोला गया था वर्ल्ड रिपोर्ट ऑन द हियरिंग। तो यहाँ पर टू हियर फॉर लाइफ, लिसन एंड विद केयर, ये इसकी थीम यहाँ पर इनके द्वारा रखी गई है। तो इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप लोग कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर कंफ्यूजन होगा तो उसको दूर कर लेना, क्योंकि कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पर बन जाते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक चीज है। ये यहाँ पर 21 लिखा हुआ है, क्योंकि मैं सर्च कर रहा था 22 की कोई पिक्चर नहीं मिली, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा इसको मैनेज कर लेना, यहाँ पर ये 22 हो जाएगा, ठीक है। कई बार देखे सर्च करता हूं तो फिर यहाँ पर रहती है, ठीक है। तो हियरिंग केयर फॉर ऑल यहाँ पर आप लोग देखते हैं, ये लास्ट ईयर की थीम भी आप लोगों के लिए हो गई। तो दोनों थीम आ गई आप लोगों के सामने यहाँ पर, अब की साल की भी और लास्ट ईयर की भी। तो दोनों थीम भी आप लोगों के सामने इसलिए हो गई। तो थोड़ा सा मेरा ये भी पर्पस था, मैंने कहा लास्ट ईयर की भी थीम आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है।
तो ये कुछ चीजें हैं जिसके साथ में आप लोग कनेक्ट कर यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये अभी 2021 से यहाँ पर रिपोर्ट प्रस्तुत करनी की गई थी। तो याद रखिएगा जो वर्ल्ड रिपोर्ट ऑन हियरिंग जो है पहली बार 2021 से प्रस्तुत की गई। तो है ना इंपोर्टेंट यहाँ पर इंफॉर्मेशन ये, तो इसके बारे में आप लोग कनेक्ट कर इसको रख सकते हैं। ठीक है, तो ये काफी एक उम्दा किस्म की इंफॉर्मेशन थी। आगे चलते हैं, जो बातें अब आप लोग को बताने वाला हूं थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आप लोगों के लिए इनसे बन जाते हैं। ठीक है, बहुत ही उम्दा किस्म का आर्टिकल आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। यूपीएससी प्रीलिम्स और जीएस पेपर 2 के अंदर आप लोग इसको कवर कर सकते हैं, और पीआईबी के द्वारा इसको काफी शानदार तरीके से कवर किया गया पूरा आर्टिकल यहां पर हमारे देश के अंदर में, और कई सारी रिपोर्ट्स और कई सारी चीजों के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। एक बात आप लोगों को पता होना चाहिए, हमारी कंट्री में जो सिटीज है ना उनको एक डेवलपमेंट हब माना जाता है, क्योंकि मैक्सिमम हमारी कंट्री में जो जीडीपी है, जो कि हमारे देश में ग्रोथ होती है, जो कि हमारे देश में लोगों को जॉब मिलती है, हमारी लाइफ जो है वो अच्छी होती है, तो उसमें बहुत बड़ा रोल रहता है सिटीज का, यानी कि डेवलपमेंट के काम होते हैं, दुनिया भर की मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी होती है, वहां पर हम लोग अलग अलग सामान बनाते हैं। तो सिटीज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अगर हम लोग सिटीज को सस्टेनेबल बना सके, यानी कि ऐसी सिटी बना सके ताकि वहां पर सस्टेनेबल तरीके से काम हो, और सस्टेनेबल शब्द का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज हम लोग ऐसे लेकर चले कि हम तो उसको यूज कर ही ले, आने वाली जनरेशन भी उसको यूज कर ले, इस तरीके से हम लोग उसको लेकर चलना होता है। जैसे हमारे पूर्वज हमारे लिए चीजें छोड़कर गए, अब हमारा एक तरीके से ड्यूटी बनती है कि अपने आने वाली जनरेशन के लिए हम लोग चीजों को छोड़कर जाएं। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। पूरा आर्टिकल समझते हैं, कई सारी रिपोर्ट्स के बारे में आप लोगों से बात करूंगा, क्वेश्चन डायरेक्ट आप लोगों से बन सकता है। देखिए, जो हिंदी के स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं एक्स्ट्रा यहां पर चीजें डाल देता हूं, ताकि आप लोग कम से कम टॉपिक जो है वो ढंग से समझ पाए। तो आप लोग यहां पर पढ़ सकते हैं, अगर कोई भी डाउट रहता है तो उसको बता दिया कीजिए। ठीक है, पूरा नहीं मेरे से यहां पर कन्वर्ट हो पाता क्योंकि इतना टाइम नहीं मिल पाता है, पर लेकिन एटलीस्ट टॉपिक आप लोग समझ सकते हैं, और वैसे मैं पूरा हिंदी में बोलता ही हूं, तो उसके आप लोगों को कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। तो बात की जा रही है यहां पर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और इसी के साथ में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर, इनके द्वारा मिलकर यहां पर साइन किया गया एमओयू, जिसको बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, और कोलैबोरेट किया गया यहां पर सस्टेनेबल सिटीज इन इंडिया, जो बेसिकली प्रोग्राम आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले तो आप लोगों से पूछ लेंगे यहां पर सस्टेनेबल सिटीज जो है बेसिकली सस्टेनेबल सिटीज इंडिया प्रोग्राम, उसके बारे में आप लोगों से पूछ लेंगे। तो याद रखिएगा किसके द्वारा स्टार्ट किया गया, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, और इसी के साथ में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर, इनके द्वारा मिलकर यहां पर ये लॉन्च किया गया है। तो आप लोगों के मन में अब यहां पर क्या क्या बातें आ गई, एक तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या है यहां पर, इसी के साथ में ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन ये क्या है, ये अर्बन अफेयर, और इसी के साथ में हम लोग बात करेंगे सस्टेनेबल सिटीज इंडिया प्रोग्राम क्या है। एक एमओयू क्या होता है यहां पर, इसको मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं, एक तरीका एग्रीमेंट। ठीक है, जैसे मेरा और आप लोगों का एग्रीमेंट रहता है कि मैं लेक्चर बनाऊंगा और आप लोग पढ़ोगे, अपना सिलेक्शन लेकर सोसाइटी को अच्छा बनाओगे, तो यही है ना एग्रीमेंट। आप लोग एग्रीमेंट फॉलो नहीं करते हो, ठीक है, अच्छे से पढ़ाई नहीं करते हो, पढ़ाई अच्छे से किया करो यार, तभी तो एग्रीमेंट पूरा होगा। अच्छे से पढ़ाई नहीं करेगा तो कैसे एग्रीमेंट पूरा होगा। और मॉर्निंग में उठने का एग्रीमेंट भी है मेरा आप लोगों के साथ में, ठीक है, तो मॉर्निंग में उठा करो, उससे भी मेरा एग्रीमेंट पूरा होता है। अपनी सेहत का ध्यान रखो, वो भी एक एग्रीमेंट कर रखा है मैंने आप लोगों के साथ में। तो अच्छे अच्छे काम करो ना, जिससे आप लोगों की जिंदगी भी आप लोगों को अच्छी नजर आएगी। ठीक है, तो एम क्या है यहाँ पर, क्रिएट करने के लिए एक ऐसा माहौल ताकि जो सिटीज हैं वो उनको डीकार्बोनाइज किया जा सके। डीकार्बोनाइज मतलब कार्बन डाइऑक्साइड काफी ज्यादा रिलीज होती है, दुनिया भर की गाड़ी है सिटीज के अंदर में, दुनिया भर की फैक्ट्री होती है, और इसी के साथ में आसपास वाले रीजन में पेड़ पौधों की संख्या भी काफी कम रहती है, तो उसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड जितनी भी रिलीज होती है उसको कोई सब्ज्यूम ही नहीं कर पाता है, तो वहीं पर ही घूमती रहती है। आप लोगों को पता है, जैसे मैंने बताया यहाँ पर कई सारे कंस्ट्रक्शन के काम चलते रहते हैं, तो इसके चलते यहाँ पर सिटी जो है वो एक हब बन चुकी है, जहां पर दुनिया भर की कार्बन डाइऑक्साइड देखने को मिलती है। आप लोगों ने कई बार सुना होगा यार, गांव में गया था, बड़ा मजा आया, बड़ी एक ठंडी ठंडी हवा ली हम लोगों ने, सांसें ली, लग रहा था कि साफ शुद्ध हवा ली जा रही है। तो लोग जो है आज के इस हालत में पहुंच चुके हैं कि कंडीशन खराब हो चुकी है कि एक स्वस्थ हवा नहीं उनको मिल पा रही है, तो ये कंडीशन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो जरूरी है इन चीजों के ऊपर काम करना। इसी के चलते कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगा, इनको ऐड कर लीजिएगा। ये बहुत ही उम्दा किस्म का आर्टिकल है, ये कई बार न्यूज में भी यहाँ पर रह चुके हैं। C40 सिटीज क्लाइमेट लीडरशिप ग्रुप भी इसको बोला जाता है। देखिए, जैसे स्टार्टिंग में किसी ने नाम रख दिया किसी चीज का, तो फिर वही नाम चलता रहता है। आज के में C40 बोला गया, पर हो चुकी है 97 सिटीज, इसके अंदर 97 हो चुकी है, ये याद रखिएगा। C40 सिटीज के अंदर यहाँ पर बेसिकली ये रहता है कि दुनिया को कैसे एक अच्छे लेवल पर हम लोगों को लेकर चलना है। तो यहाँ पर जो ग्लोबल इकोनॉमी है, जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है मैक्सिमम सिटीज में रहती है, तो सिटीज को कैसे हम लोग को अच्छे लेकर चलना है, सिटी जो है वो लीडरशिप का काम करेंगी। तो इसका जो पर्टिकुलर स्टार्ट किया गया था, ये 2005 में इसका स्टार्ट किया गया था, और क्लाइमेट चेंज का क्या इंपैक्ट पड़ रहा है वो भी ध्यान में रखने की कोशिश की गई थी। हेडक्वार्टर इसका कहां पर है, ये है इसका यूके के लंदन के अंदर में, जो कि कई बार आप लोगों से क्वेश्चन भी बन जाते हैं। चेयरपर्सन कौन है वो आप लोगों को बताना है। बाकी इसको बनाया गया था, फाउंडिंग जो पार्टनर थे यहाँ पर बिल क्लिंटन साहब जो थे, उनके साथ मिलकर बनाया गया था। डेनमार्क जो है वो कैपिटल जो बेसिकली कोपेनहेगन है। C40 सिटी जो है वो इनवाइट किया था यहाँ पर कोलकाता को, जिसमें यहाँ पर कोलकाता को ग्रीन मोबिलिटी के लिए अवार्ड भी दिया गया था। तो ये हमारी कंट्री से रिलेटेड है। अब पूछा आप लोगों से हमारे देश की कौन कौन सी सिटी है इसके अंदर में, तो आप लोगों को बेंगलुरु,
चेन्नई, जयपुर, कोलकाता, मुंबई और दिल्ली, ये टोटल मिलाकर 6 सिटी आप लोगों को हमारी देखने को मिलेगी। यानी कि टोटल 97 सिटीज में से 6 सिटी अगर निकाल दो तो 91 रह जाएंगे, यानी कि 6 सिटी हमारी है यहाँ पर। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो ये बेसिकली यहाँ पर एक तरीके से सिटीज अगर अच्छे लेवल पर चलेंगे तो हम लोग अच्छे लेवल पर क्लाइमेट चेंज को भी चेक कर पाएंगे। तो ये अलग से एक टॉपिक हो जाएगा, क्योंकि अभी रिसेंटली अरविंद केजरीवाल जी को यहाँ पर इसमें बोलने के लिए बुलाया गया था। तो जब यहाँ पर कंट्रोवर्सी हो गई थी कि यहाँ पर हमारी कंट्री में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अलाउ नहीं किया गया था, तो बहुत बड़ा इशू यहाँ पर देश के अंदर ये बना था और काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म भी यहाँ पर किया गया था। तो उसके चलते यहाँ पर ये चीजें देखने को मिली थी। तो C40 सिटीज के बारे में ये इतनी बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो अलग से टॉपिक है यहाँ पर, ये एक सब टॉपिक आप लोगों का हो गया एक टॉपिक के अंदर, ठीक है। अब आगे चलता हूं, कई सारी बातें अब हम लोग करेंगे यहाँ पर। अभी हुआ कि यहाँ पर ये जो इनिशिएटिव है बेसिकली हमारी कंट्री में जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब है उनके द्वारा यहाँ पर एक कमिटमेंट के बारे में बात की गई कि यहाँ पर 2070 तक हम लोग क्या करेंगे, अपने देश में से कार्बन एमिशन को जीरो कर देंगे। और ये कोई एक कमिटमेंट नहीं था, ऐसे ऐसे 5 कमिटमेंट यहाँ पर ये कर आए। ये स्क्रीनशॉट इसका ले लेना, 5 कमिटमेंट में कई बार आप लोगों को बता चुका हूं। बहुत ही उम्दा किस्म के ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए एग्जाम में डायरेक्ट बन जाएंगे, तो इसलिए इनके बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो नेट जीरो के बारे में बात की जा रही है 2070 तक का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ में यहाँ पर 1 बिलियन टन जो स्टार्ट किया जा रहा है यहाँ पर कार्बन एमिशन को बेसिकली रिड्यूस करना, तो 2030 तक का टारगेट है। देखिए एक तो टारगेट हो गया यहाँ पर 2070 तक का, बाकी सारे के सारे टारगेट आप लोगों को 2030 तक का देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये तो कंफ्यूजन नहीं होना है कि पता चला यहाँ पर 2070 बोल दिया, किसी ने 60 बोल दिया, नहीं, सारे के सारे 2030 तक हैं। अब आप लोग बोलेंगे 2030 में ऐसा क्या हो रहा है, 2030 तक जो सारे टारगेट रखे गए हैं, ठीक है। 2030 में काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा है, वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। याद रखिएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करना है 2030 तक का, तो उसी के चलते यहाँ पर ये टारगेट रखे गए कि सबको हम लोग अचीव करेंगे। तो इसमें यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा क्लाइमेट एक्शन 13वां जो गोल है, मैंने अभी आप लोगों से डिस्कस किया था, इसी की कैटेगरी में आप लोगों के लिए यहाँ पर आता है निकलकर। तो इसके चलते इसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है 2030 तक का, तभी हम लोग चीजों को अच्छे लेवल पर लेकर चल पाएंगे। तो इंक्रीज किया जाएगा यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी कंपोनेंट लगभग 50%, यानी कि सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, इसका 50% हमारे देश में होना चाहिए। तो उसके ऊपर भी काफी बड़ा फोकस किया गया। रिड्यूस किया जाएगा कार्बन इंटेंसिटी को, कार्बन की जो इंटेंसिटी होती है यानी कि CO2 जो बढ़ रहा है, अभी मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोग गाड़ियां चला रहे हैं, ठीक है, पेड़ पौधों को काट रहे हैं, तो जो इंटेंसिटी होती है उसको भी रिड्यूस किया जाएगा लगभग 45%। पहले ये बात की जा रही थी लगभग 40 या फिर 35% थी आई थिंक पहले, अब यहाँ पर इसको भी बढ़ाकर 45% कर दिया गया है। इसलिए हमारी कंट्री में काफी ज्यादा फोकस किया जा रहा है आज के डेट में ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर। याद है ना, मैंने टॉपिक बढ़ाया था आप लोगों को कि ग्रीन हाइड्रोजन कैसे बनाया जाता है, H2O को निकालकर, तो यहाँ पर H अलग निकल जाता है और ऑक्सीजन अलग निकल जाता है। ये ग्रीन हाइड्रोजन हम लोग यूज कर रहे हैं आज के डेट में, तो इसके ऊपर काफी सारे प्रोजेक्ट हमारे चल रहे हैं, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर बेसिक मुद्दा ये नॉन फ्यूसिल जो एनर्जी है उसकी कैपेसिटी जो है वो 50 गीगावाट, जैसे सोलर एनर्जी के बारे में मैंने बात की, ठीक है। तो इसको और अच्छे लेवल पर यहाँ पर लेकर चलने की बात की जा रही है। तो ये बेसिक चीजें हैं जो कि आप लोग समझ सकते हैं। तो एक टारगेट यहाँ पर ये भी है 2070 तक का हम लोग को इसको कंप्लीट करना है। और ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जिसको आप लोग बोलते हैं, ये 26वीं हुई थी अभी कहां पर, यूके के अंदर में, तो उसमें इंडिया के द्वारा यहाँ पर ये अपना टारगेट रखा गया। यहाँ पर कई सारी कंट्री के द्वारा टारगेट रखे गए, जैसे चाइना हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, ठीक है, इसी के साथ में इंडिया हो गया, इसी के साथ में यूएसए हो गया, उनके सबके भी अपने अपने टारगेट हैं। जैसे हमारा 70 है, ऐसे किसी के 50 है, किसी के 60 है। तो ये कुछ बेसिक चीजें आप लोग याद रखिएगा। सस्टेनेबल सिटीज जो इंडिया प्रोग्राम है यहाँ पर, ये क्यों लाया जा रहा है, मैंने अभी बताया कि डीकार्बोनाइज करने के लिए यहाँ पर, इसके चलते एक तो एमिशन को रिड्यूस करना है, दूसरा डिलीवर करना है रेजिलिएंट चीजें, यानी कि ज्यादा इंपैक्ट नेगेटिव न पड़े, कैसे हम लोग को लचीला रखना है अपनी चीजों को। उसी के साथ में इक्विटेबल अर्बन जो इकोसिस्टम है उसको हम लोग मेंटेन रख के चलना है, ताकि सही चीजें सही तरीके से लेकर चल सकें। एक काफी इंपॉर्टेंट जो मैं चीजें आप लोगों को बताऊंगा यहाँ पर, इसको ध्यान से सुनिएगा। जब जीरो कार्बन सिटीज के बारे में हम लोग बात करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम लोग को कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वहां पर रिलीज ही नहीं करनी है, ये याद रखिएगा। ये कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, मैं आप लोगों को बोलने लगूं कि आप लोगों को अपना वेट कम करना है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग खाना खाना बंद कर देना है, कतई नहीं है इसका मतलब, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आप लोग अगर कुछ खा भी रहे हो एक्स्ट्रा, तो उतनी एक्सरसाइज आप लोगों को करनी है ताकि आप लोगों का वेट जो है वो मेंटेन रहे। अगर आप लोगों को लगता है अड़गम सड़गम आप लोग खाते हैं, ठीक है, तो एक्सरसाइज फिर उसी लेवल की करो ताकि अड़गम सड़गम को आप लोग बचा सको, आप लोग की बॉडी जो है वो सही तरीके से मेंटेन रह सके। तो ये इसका बेसिक पर्पज रहता है, यानी कि जितनी गलत हरकतें कर रही है उसको मेंटेन रखने के लिए फिर सही डायरेक्शन में भी कुछ आप लोग स्टेप उठाओ, तो ये पर्पज इसका रहता है, ठीक है। अभी यहां पर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है उसके द्वारा नेट जीरो कार्बन जो सिटीज के बारे में बात की जाती है। तो अगर आप लोगों से पूछ ले यहां पर कि नेट जीरो कार्बन सिटीज का मिशन किसका है, तो यहां पर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का आप लोगों को ये मिशन देखने को मिलेगा।
तो ये यहाँ पर बेसिकली यही बोलता है कि कैसे हम लोग इनको यहाँ पर बेसिकली जीरोस पर लेकर आ सकते हैं। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है इसके बारे में थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताऊंगा, जिससे कि आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूजन में ना आए। तो इसको आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा अगर आप लोगों को लगता है इसके बारे में पता नहीं है। ठीक है, देखिए मैं कोशिश करता हूं कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जितनी हो सके उतनी आप लोगों को बताऊं। इससे क्या रहता है कि कई सारे बच्चों को पता होती है, कई सारों को नहीं पता होती है, तो फिर सबको यहाँ पर कनेक्टिविटी हो जाती है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन भी आप लोगों की कवर हो जाएगी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ये ऑर्गेनाइजेशन है जो कि जेनेवा स्विट्जरलैंड में आप लोगों को दोनों इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। ये जो बॉडी है ये 1971 में बेसिकली बनाई गई थी, जो कि यहाँ पर ये देखती है कि ऑल ओवर वर्ल्ड की इकोनॉमी जो है वो कैसे परफॉर्म कर रही है। तो यहाँ पर अलग अलग लोगों को बुलाया जाता है ताकि यहाँ पर इसके ऊपर काम किया जा सके, और इसकी मीटिंग होती है काफी इंपॉर्टेंट तरीके से। एक जर्मन इंजीनियर थे, इंजीनियर का दिमाग है तभी ऐसी चीजें बनती है। यहाँ पर जर्मन इंजीनियर थे जिनका नाम था यहाँ पर, जिनको बोलते हैं क्लोज स्वाब। ठीक है, तो यहाँ पर केएस करके आप लोग याद रहे ना, तो केएस के द्वारा यहाँ पर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यहाँ पर बनाएगी, जिसमें यहाँ पर एक तरीके से प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन आप लोग इसको बोल सकते हैं, अलग अलग लोग आकर यहाँ पर मिलते हैं। तो जिसके चलते यहाँ पर इसमें यहाँ पर कई सारी चीजों के ऊपर फोकस किया जाता है। ठीक है, पहली बार जब रिसेशन आया था तो कैसे यहाँ पर रिसेशन से बाहर निकलना है, तो ये सारे मुद्दे अगर आप लोगों से बात करें तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है वो उन सब चीजों के ऊपर यहाँ पर काम करती हुई नजर आती है। कई सारे जो इन्फ्लुएंसर होते हैं उनको भी बुलाया जाता है, जैसे कई सारे यूट्यूबर को यहाँ पर बुलाया गया था। अगर आप लोगों ने देखा होगा तो बीबी की वाइन में यहाँ पर पार्टिसिपेट करने गया था। ठीक है, तो कई सारे लोग ऐसे हैं जिनको यहाँ पर बुलाया जाता है अगर वो कुछ सोसाइटी के लिए अच्छा कर रहे हैं, तो यहाँ पर अपनी आवाज उठाने के लिए कि हाँ कुछ उन्होंने ऐसा कुछ काम किया जिसकी वजह से सोसाइटी थोड़ी इंप्रूव होगी, तो यहाँ पर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के तहत उसको बुला लिया जाता है। ठीक है, तो ये एक अच्छा मंच आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। तो यहाँ पर ये इसका फोकस अभी है कि डीकार्बोनाइज कैसे करना है, ये आप लोग याद रखिएगा। प्रोग्राम का जो एम है यहाँ पर वो है पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप, यानी कि ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट के गले में सारी चीजें डाल देनी है कि गवर्नमेंट करेगी। गवर्नमेंट क्यों करेगी अकेली, आप लोग भी करोगे ना, हम लोग भी करेंगे मिलकर। तो मिलकर एक गैप यहाँ पर कंप्लीट करना है, ताकि मान लीजिए कल को चलकर घर पे आप लोगों के क्या चल रहा है, आप लोगों ने क्या किया, एसी चलता छोड़कर आप लोग बाहर चले गए, या फिर कूलर या फिर पंखा चलता छोड़कर आप लोग बाहर चले गए। अब बोलोगे गवर्नमेंट यार कमी नहीं कर रही है चीजों को, गवर्नमेंट तो गलत काम कर रही है। अब गवर्नमेंट आप लोग के घर में पंखा तो आगे बंद करने से रही है, ठीक है, तो आप लोग करना पड़ेगा। आप लोग गाड़ी में जा रहे हैं, स्कूटर पर जा रहे हैं, कहीं पर भी घूमने के लिए, आप लोगों ने उसको बेसिकली खुला छोड़ दिया, वहां पर थोड़ी देर के लिए बाहर गए कुछ सामान लेने, आप लोगों ने इसको बंद ही नहीं किया, चलता रहने दो, फिर स्टार्ट करना पड़ेगा। तो इस चीजें आप लोग देखते हैं। हालांकि पेट्रोल डीजल के प्राइस इतने हो चुके हैं, इतनी हिम्मत होती नहीं होगी किसी को एक काम करने की, वो एक अलग बात है। ठीक है, तो बेसिक चीजें आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो कभी भी इसको लेकर कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में जो बेसिक चीजें मैंने बताई है वो भी थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा। आगे चलते हैं यहाँ पर जो नीड है डीकार्बोनाइज करने की, क्यों, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा यहाँ पर एक और पर्टिकुलर रिपोर्ट है जो याद रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है कि ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट जो है वो किसके द्वारा प्रस्तुत की गई, ये बेसिकली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा प्रस्तुत की गई। आज की डेट में हमारा देश जो है वो एक एग्रीकल्चर प्रधान देश माना जाता है, क्योंकि 50% से भी ज्यादा जनता खेती-बाड़ी के ऊपर डिपेंडेंट है। तो खेती-बाड़ी में से यहाँ पर जो बेसिकली चीजें देखने को मिलती है उसके ऊपर कई बार इंपैक्ट पड़ जाता है। अगर गेहूं की खेती जो है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर होती है और वहां पर टेम्परेचर बढ़ जाए तो उस एरिया में वो गेहूं की खेती पर काफी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, उतनी पैदावार नहीं होगी। तो इसी तरीके से गन्ने की खेती कहीं पर भी हो रही है, तो कल को चलकर अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है यहाँ पर एक तरीके से यहाँ पर हमारी कंट्री में या फिर कहीं पर भी आसपास में, तो इसका एग्रीकल्चर पर इंपैक्ट पड़ेगा। और अगर एग्रीकल्चर पर इंपैक्ट पड़ेगा, हमारे खेतों में गेहूं नहीं हो पाएंगे, तो सोचो कि हम लोग फूड सिक्योरिटी कैसे लोगों को दे पाएंगे, लोग भूखे मरना स्टार्ट हो जाएंगे। वैसे ही काफी सारे लोग जो होते हैं वो भूखमरी का शिकार रहते हैं। हंगर जो इंडेक्स है उसमें हमारी जो रैंक है हम लोग नीचे से टॉप करते हैं, तो और नेगेटिव चीजें आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। तो एक तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि डीकार्बोनाइज करना, ताकि जो टेम्परेचर जो बढ़ रहा है उसको कंट्रोल किया जा सके। हमारा टारगेट रहता है कंट्रोल करने का, कुछ करंट सिचुएशन कुछ हो रहा है और वैसे हम लोग टारगेट रखते हैं कि ऐसा कुछ कर लेंगे। ठीक है, यानी कि कसम कुछ खाते हैं, काम कुछ करते हैं और इंप्लीमेंट कुछ करते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप लोग मॉर्निंग में उठकर अपना टारगेट बनाते हो ना, कई सारे बच्चे तो फॉलो कर लेते हैं, पर कुछ ऐसे कि टारगेट बना तो लिया फिर फेंक दिया, उसको देख ही नहीं रहे पूरे दिन में। शाम को आता है तो याद आ रहा है हमने तो कुछ बनाया भी था, उसको फिर उठाकर देखेंगे। तो ऐसी कई सारी सिचुएशन देखने को मिलती है, तो इनसे आप लोग को बाहर निकलना है। ठीक है, इसी के साथ में बात करते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके बारे में बात की जा रही है, यह है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम नेट जीरो कार्बन सिटीज मिशन। तो इसके तहत भी यहाँ पर ये फोकस रहता है कि कैसे यहाँ पर सिटीज को जो है वो कार्बन फ्री हम लोग बना सकते हैं, कैसे गैप को भर सकते हैं, इन्वायरमेंट में कैसे काम कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट सेक्टर को कैसे अच्छा बना सकते हैं। इसीलिए ज्यादातर जो कंट्री में गवर्नमेंट है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर बात कर रही है। आप लोगों ने देखा होगा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल लाओ, बैटरी की गाड़ी लेकर आओ। तो बैटरी गाड़ी लाने का बेसिक पर्पज क्या है, दो चीजें आप लोगों को फायदा होगी यहाँ पर। पहली तो नंबर 1 चीज यहाँ पर यह कि बाहर की कंट्री से जो हम लोग क्रूड ऑयल कच्चा तेल खरीद कर लेकर आ रहे हैं, जिसमें डीजल पेट्रोल ये सब चीजें हम लोग निकालते हैं, वो कम होगा और उसके चलते हमारी कंट्री की बाहर के देश पर डिपेंडेंसी कम होगी। 85% बाहर से खरीदते हैं भाई साहब, तो आप लोग समझ सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पर ये होगा, कार्बन एमिशन जो है वो ना के बराबर होगा, तो इससे फायदा देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर चीजों को इंप्रूव करने की कोशिश की जा रही है। तो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसके बारे में आइडिया रखिएगा। ठीक है,
आगे यहाँ पर जो इंस्टीट्यूट है जो मिलकर काम कर रहे हैं ये बोलते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर, तो इसको बोलते हैं बेसिकली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर यानी कि NIUA। तो ये याद रखिएगा, यहाँ पर ये दिल्ली के अंदर ये स्टैब्लिश किया गया था 1976 में। किसके तहत काम करते हैं यहाँ पर, ये सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट है हमारे देश के अंदर में, उसके हिसाब से काम करते हैं, यानी कि एज ए सोसाइटी के तौर पर ये रजिस्टर किया जाता है। इसी के साथ में यहाँ पर कैसे हम लोग जो चैलेंज फेस कर रहे हैं अर्बनाइजेशन, यानी कि शहरीकरण हो रहा है, हर एक इंसान जो है वो गांव से शहर में जाकर रहना चाहता है, तो शहरीकरण को हम लोग कैसे यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हैं ताकि उसका नेगेटिव इंपैक्ट न देखने को मिले, तो उसके ऊपर फोकस यहाँ पर किया जा रहा है। तो सस्टेनेबल सिटीज और फ्यूचर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो ये पूरा मुद्दा है जिसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। देखिए होता क्या है, कई बार आप लोगों से ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं, फिर आप लोग बोलते हो कि यार ये तो पता नहीं कहां से आ रहा है, पहली बार सुना तो होगा आप लोगों ने, पर लेकिन आप लोग रिकॉल नहीं कर पाते हो, तो ये दिक्कतें देखने को मिलती है। और गवर्नमेंट कई सारे इनिशिएटिव भी लेते हैं यहाँ पर बेसिकली चीजों को इंप्रूव करने के लिए, जैसे स्मार्ट सिटी मिशन मैंने आप लोगों को पढ़ाया कई बार। बताइए स्मार्ट सिटी मिशन कब लॉन्च किया गया था, याद आ रहा है आप लोगों को? इसी के साथ में अमृत भी मैंने पढ़ाया था, जिसको अटल मिशन फॉर अर्बन रिजुवेनेशन एंड जो यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन आप लोग बोलते हैं, तो ये पढ़ाया था। तो कई सारी ऐसी चीजें मैं आप लोग को ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, जिसके चलते इनका थोड़ा थोड़ा आइडिया आप लोग रख सकते हैं। ठीक है, तो कुछ बेसिक चीजें जो कि इन्वायरमेंट को सही करने के लिए आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो क्या क्या डिस्कस किया इस आर्टिकल में, तो काफी इंपॉर्टेंट तरीके से हम लोगों ने देखा गवर्नमेंट का क्या टारगेट है, C40 सिटीज के बारे में समझा। इसी के साथ में यहाँ पर देखा कैसे चीजों को लेकर चलना है, क्या टारगेट था यहाँ पर हमारा जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के अंदर में कार्बन नेट जीरो एमिशन के बारे में बात की, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में बात की, इसकी रिपोर्ट के बारे में हम लोगों ने यहाँ पर बात की। ये भी क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। और बेसिक कुछ चीजें यहाँ पर NIUA के बारे में हम लोगों ने जाना, जो कि इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है। तो यहाँ पर C40 के बारे में हो गया, दूसरा यहाँ पर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में होगा, और NIU के बारे में हो गया। तो तीन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप लोगों को मैंने यहाँ पर बता दिया, ठीक है। तो है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, है ना, मतलब एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल, तो इस तरीके से याद रखिएगा। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल आप लोगों के सामने यहाँ पर आने वाला है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा उसको, काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन सकते हैं। यहाँ से भी बात की जा रही है यहाँ पर इंडिया का जो यूक्रेन से अभी मिशन चलाया गया, जिसमें से हमारी कंट्री के सिटीजन को वहां से निकालने की बातें की गई, तो उसके बारे में कई सारी बातें आप लोगों ने सुनी। उस मिशन का नाम था यहाँ पर ऑपरेशन गंगा। तो ऑपरेशन गंगा आप लोगों से डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि यहाँ पर ये मिशन जो है वो किसके द्वारा चलाया गया और किसके लिए चलाया गया। तो ये दो पर्टिकुलर पर्पज आप लोग याद रखिएगा। तो हमारी कंट्री के जो सिटीजन यूक्रेन के अंदर फंसे हुए हैं, आप लोगों ने देखा यहाँ पर काफी बुरी कंडीशन यूक्रेन के अंदर देखने को मिल रही है, तो यहाँ पर उसके चलते अपने सिटीजन को निकाला जा रहा है। देखिए होता क्या है, नॉर्मली हम लोग चाहते तो आराम से निकाल लेते, पर लेकिन जैसे यहाँ पर रसिया अटैक कर रहा है, तो इनके द्वारा क्या कर दिया गया, अपना जो एयर स्पेस है वो सीज कर दिया गया है। यानी कि इनके एयर स्पेस में कोई भी हवाई जहाज आएगा तो ये उसको आसानी से मिसाइल से उड़ा सकते हैं, तो ये पर्पज रहता है। तो अब नॉर्मल हवाई जहाज तो वहां पर जा नहीं पाएगा, क्योंकि इन्होंने अपना एयर स्पेस जो है वो सीज कर दिया है। तो इसके लिए हम लोग आसपास वाले देश में, जैसे यहाँ पर मोल्डोव हो गया, रोमानिया हो गया, स्लोवाकिया हो गया, हंगरी हो गया, तो इन देश में पोलैंड हो गया, इनसे जाकर हम लोग अपने लोगों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं, है नहीं कि इंपॉर्टेंट बात। तो ये पूरा यहाँ पर बेसिकली जो प्रोग्राम चलाया गया, ये हमारी कंट्री में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा चलाया गया, और PIB के द्वारा भी इसको काफी अच्छे से कवर किया गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑपरेशन गंगा है आप लोगों के सामने, और मुंबई में यहाँ पर बेसिकली जो एयरपोर्ट पर यहाँ पर लोगों को लाकर उतारा गया। देखिए हमारी कंट्री में स्पेशल एयर इंडिया की जो एक एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट है, उसको यहाँ पर बेसिकली लैंड कराया गया छत्रपति शिवाजी जो यहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, तो वहां पर लोगों को लाकर उतारा जा रहा है। कई सारे जो लोग हैं वो आगे हैं, तो उनकी खुशकिस्मती है। बेसिकली बहुत सारे लोग अभी फंसे पड़े हैं वहां पर, जिनकी बदकिस्मती आप लोगों को देखने को मिल सकती है। अभी एक वीडियो भी वायरल हो रही थी थोड़ी देर पहले, उसमें कई सारे बच्चे बोल रहे हैं कि हमारे पास में खाना और पानी जो है वो खत्म हो चुका है, तो कैसे हम लोगों को अपनी जिंदगी जीनी है, ये समझ में नहीं आ रहा है। आप लोग सोच के देखो एक मिनट के लिए, आप लोग इसकी ग्रेविटी समझ पाओगे। किसी पर्टिकुलर लोकेशन पर अगर फंस जाएं और हमारा निकलने का वहां पर जुगाड़ न रहे, आप लोगों को बेसिकली पूरे दिन में कुछ ना कुछ खाना भी होता है, इंसान को टॉयलेट भी लगे, पोटी सुसु इंसान को लगेगी वहां पर, तो वो भी सारे काम कर ही रहे होंगे लोग, ठीक है। पानी वहां पर पीने के लिए नहीं है, सोने के लिए वहां पर जगह नहीं है, ठीक है, बाहर पड़े हुए हैं कहीं पर, या फिर जैसे तैसे जुगाड़ चल रहा है। तो सिचुएशन समझो एक मिनट, कैसी बिहेवियर कंडीशन वहां पर बन जाती है। तो इंसान को लगता है कि यार यहां से निकलो, बाकी सब चीजें देखी जाएगी, ठीक है। तो वो सिचुएशन यहां पर बन जाती है। तो यहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक सिचुएशन यहाँ पर बन चुकी है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये कंडीशन देखने को मिल रही है। किसी ने सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है। यहाँ पर सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि रसिया ऐसी हरकतें नहीं करेगा, पर रसिया ने भी अपनी पूरी जो है तामझाम जोड़ दिया ले जाकर, तो दुनिया भर के लोग वहां पर फंस गए, जिसमें हमारी कंट्री के लगभग 20,000 के करीब स्टूडेंट आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जिनको निकालने का ऑपरेशन चलाया गया, ऑपरेशन गंगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ में यहां पर हम लोग यूज कर रहे हैं पोलैंड को, हंगरी को,
इसे रोमानिया को, स्लोवेकिया को, तो यहां से हम लोग अपने लोगों को निकाल कर लेकर आ रहे हैं ऑपरेशन गंगा के तहत, क्योंकि यूक्रेन के द्वारा अपना एयर स्पेस जो है वो फिलहाल टेंशन की वजह से बंद कर दिया, शट डाउन कर दिया है। अगर कोई वहां पर जाएगा तो उसको बेसिकली गोली से, तोप से उड़ा दिया जाएगा। तो इसलिए पड़ोसी देशों में हम लोग जाकर अपना जुगाड़ कर रहे हैं कि ये बोला जा रहा है सिटीजन को कि आप लोग किसी भी तरीके से बॉर्डर तक आ जाए, जहां पर भी आप लोग आ सकते हैं, बस बॉर्डर तक आप लोग पहुंच जाओ। तो फिर यहाँ पर इंडियन जो है बेसिकली हमारी कंट्री के जो बेसिकली यहाँ पर सिस्टम जो हम लोगों ने स्टैब्लिश किया है उसके थ्रू हम लोग तुमको निकाल कर ले जाएंगे। पर लेकिन बॉर्डर तक आना आप लोग को आसान लग रहा है क्या? चारों तरफ से यूक्रेन के जो सोल्जर हैं, ऊपर से रशिया जो है बम्बार्डमेंट कर रहा है, तो ये आसान काम नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर काफी बड़े इश्यू यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। और अभी एक रिसेंटली इंडियन स्टूडेंट की यहाँ पर डेथ भी हो गई थी, जिसकी वजह से यहाँ पर चीजें काफी ज्यादा न्यूज में थी। तो ये सारे वो बेसिक चीजें हैं जिसके बारे में आप लोग समझ सकते हैं। कई बार कई सारी दिक्कतें आप लोगों को देखने को मिलती है इसके बारे में। तो अगर बेसिक आप लोग चीजों को लेकर ढंग से चलोगे तो कहीं भी कोई कंफ्यूजन आप लोग को नहीं देखने को मिलेगा। तो है ना ये इंपॉर्टेंट चीजें जिसके बारे में आप लोग को आइडिया रखना है, ठीक है। तो ये थी सारी बेसिक चीजें। आई होप कि आप लोग के माइंड में क्लैरिटी आई होगी। पर लेकिन क्लैरिटी बस इतनी नहीं रखनी है, कुछ एक्स्ट्रा चीजें जो मैं आप लोग को बताने वाला हूं अब उनको तो आप लोग नोट डाउन भी कर लोगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। इतनी सारी इंपॉर्टेंट चीजें आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगा अभी, जिसमें ऑपरेशन गंगा से रिलेटेड यहाँ पर तो आप लोगों ने पढ़ ही लिया। इसके चलते और कई सारे ऑपरेशन आप लोगों को देखने को मिलेंगे जिनके बारे में आप लोगों से क्वेश्चन बन सकता है। तो ये सारे ऑपरेशन की एक एक लाइन मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पर लगा दी है ताकि कल को कोई दिक्कत ना आप लोगों को देखने को मिले। मैच करने के लिए आ जाए तो मैच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट पीसेस के अंदर क्वेश्चन आप लोग का बन जाता है, तो उसके चलते आप लोग यहाँ पर इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो ऑपरेशन गंगा मैंने अभी डिटेल में आप लोगों को पढ़ा दिया। यूक्रेन से इंडियन स्टूडेंट को निकालने की बात यहाँ पर की जा रही है। ऑपरेशन भारत, अब वंदे भारत ऑपरेशन यहाँ पर चलाया गया था कोविड-19 में फंसे हुए जो इंडियन स्टूडेंट थे उनको निकालने के लिए। और ये ऑपरेशन हम लोगों ने बेसिकली चलाया था यहाँ पर बेसिकली हमारे देश में अलग अलग देशों से लोगों को लाया गया था, ठीक है। इसी के नाम पर एक और ऑपरेशन था जिसका नाम था ऑपरेशन समुद्र सेतु। ये 2020 में हमारी कंट्री के द्वारा चलाया गया, बेसिकली इंडियन नेवी के द्वारा। तो ये नेवल ऑपरेशन था यहाँ पर, जिसमें यहाँ पर इंडियन सिटीजन को निकालकर लेकर आया गया अलग अलग देश से। इसी के साथ में इवैक्यूएशन फ्रॉम ब्रसेल्स, ये 2016 में स्टार्ट हुआ जब बेल्जियम यहाँ पर हिट किया गया टेररिस्ट स्ट्राइक के द्वारा। तो बेल्जियम से यहाँ पर लोगों को निकाला गया, तो यहाँ पर ऑपरेशन यहाँ पर इवैक्यूएशन स्टार्ट किया गया। ऑपरेशन राहत, राहत की सांस यहाँ पर लेने का नंबर आया जब यहाँ पर हमारी कंट्री के लोगों को निकाला गया यमन से। आप लोगों को पता है यमन में काफी ज्यादा बम्बार्डमेंट किए गए सऊदी अरेबिया के द्वारा, उसके चलते बहुत सारे लोग हमारे फंस गए थे। तो वहां से उनको निकाल कर लेकर आना हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गई थी। तो उस टाइम पर हम लोगों ने यहाँ पर ये ऑपरेशन चलाया जिसका नाम रखा गया यहाँ पर ऑपरेशन राहत, क्योंकि राहत की सांस मिली जब लोगों को अपने देश में हम लोग लेकर आए। और लगभग यहाँ पर हम लोगों ने अपने लगभग 5,500 से 6,000 के करीब लोगों को यहाँ से निकाला, ठीक है। ऑपरेशन मैत्री के बारे में आप लोग याद रखिएगा। ऑपरेशन मैत्री ये दो फोर्स के द्वारा मिलकर चलाया गया, ठीक है। एक तो थी हमारी इंडियन गवर्नमेंट और दूसरा था यहाँ पर इंडियन आर्म फोर्स, दोनों के द्वारा मिलकर यहाँ पर ये प्रोग्राम चलाया गया। और इसमें था यहाँ पर कि नेपाल का जो अर्थक्वेक में यहाँ पर लोग फंसे थे वहां से लोगों को निकालना है। हम लोगों ने यहाँ पर 170 के करीब यूके, यूएसए, रशिया, जर्मनी के लोगों को भी यहाँ से निकाला था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट मुद्दा आप लोग याद रखिएगा। ऑपरेशन सेफ जो यहाँ पर होम कमिंग के बारे में बात करें, 2011 में यहाँ पर ये स्टार्ट किया गया था, जिसमें से यहाँ पर लीबिया के अंदर जो फंसे हुए लोग थे यहाँ पर उनको निकाला गया था हमारे देश में, ठीक है। तो इसका नाम क्या था? ऑपरेशन सेफ होम कमिंग। तो ऑपरेशन सेफ होम कमिंग में लगभग 15 से 16,000 लोगों को हम लोग वहां से निकाल कर लेकर आए। इसमें ऑपरेशन में यहाँ पर हमारी नेवी और एयरफोर्स दोनों लगी हुई थी। तो ये ऑपरेशन यहाँ था काफी इंपॉर्टेंट। इसी के साथ में ऑपरेशन सुकून, राहत और सुकून में फर्क समझ लीजिएगा, राहत के साथ सुकून की सांस को कंफ्यूज मत कर देना। राहत जो था 2015 में यमन से था और सुकून जो है 2006 में ये बेरूत से निकाल कर लेकर आया गया, ठीक है। बेरूत जो है इसको इसलिए यहाँ पर इसका नाम भी दिया गया बेरूत सी लिफ्ट। तो बेरूत सी लिफ्ट, तो दोनों को कंफ्यूज मत करना, एक है कुवैत का एयरलिफ्ट और बेरूत का सी लिफ्ट। तो ये दोनों को कंफ्यूज आप लोगों को नहीं करना है, ठीक है। 2006 में ऑपरेशन सुकून चलाया गया जिसमें लेबनान और इजराइल के द्वारा जब यहाँ पर दिक्कतें देखने को मिली तो लेबनान की जो कैपिटल है बेरूत, वहां से लोगों को निकाला गया। तो इसमें यहाँ पर हमारी कंट्री के कई सारे लोग जो थे वो फंस गए थे। तो यहाँ से ऑपरेशन सुकून यहाँ पर चलाया गया। लगभग 2 से लेकर 2,500 के करीब हम लोगों ने इवैक्यूएट किया, ठीक है। इसी के साथ में कुवैत के लिए तो बहुत ही बड़ा ऑपरेशन था, यहाँ पर बहुत ही लंबे समय तक यहाँ पर चीजें चलती रही। 1990s में लगभग 1.5 लाख के करीब यहाँ पर जो इंडियन जो थे जो फंस गए थे उनको वहां से निकाल कर लेकर आया गया, एयरलिफ्ट किया गया। बहुत ही बड़ा प्रोग्राम आप लोग यहाँ पर ये बोल सकते हैं, ठीक है। तो एयरलिफ्ट या फिर सी लिफ्ट में कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए और सारे प्रोग्राम यहाँ पर मैंने आप लोगों को बता दिए ताकि कोई कंफ्यूजन आप लोगों को न रहे, ठीक है। तो इनको आप लोग थोड़ा सा रख लीजिएगा। इसको तो आप लोग एक तरीके से स्क्रीनशॉट लेकर भी रख सकते हैं और इसको टेलीग्राम पर भी मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। जो टेलीग्राम नहीं यहाँ पर SLV पीडिया के नाम से, तो यहाँ पर भी मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन देखने को नहीं मिले, ठीक है। तो अपना रिवीजन करते रहिए यार, ताकि आप लोगों की जो भी प्रिपरेशन है वो एक सही डायरेक्शन में चलती रहे। तो इसको आप लोग जरूर अपनी लाइफ का पार्ट बनाकर चलिए, ठीक है। तो ये था पूरा यहाँ पर सारे ऑपरेशन मैंने बता दिए, क्या क्या मुद्दा है यहाँ पर अभी यूक्रेन के बारे में और दूसरे सारे जो रिसेंटली अभी ऑपरेशन चलाए गए हैं। तो ये अब आप लोग के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी रखनी है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक था, कंफ्यूजन नहीं रखना है। आगे बढ़ता हूं।
ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का बन जाएगा। हिस्ट्री से रिलेटेड यहां पर बात करें या फिर इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज से रिलेटेड बात करें तो मेडवल जो इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों के लिए यहां पर बन जाएंगे। एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है जिनका नाम है यहां पर लचित बोरफुकन, ठीक है। तो यहां पर इनके रिलेटेड आप लोगों का क्वेश्चन यहां पर बन सकता है कि ये कौन थे और अभी रिसेंटली क्यों यहां पर न्यूज में है। तो लचित जो यहां पर बोरफुकन जो है यहां पर इनकी 400वीं जो यहां पर जयंती अभी सेलिब्रेट की जा रही है। तो इसलिए यहां पर देखिए मैंने आप लोगों को बोला है कभी 100वीं 50वीं 200वीं इस तरीके की 150वीं कोई अगर यहां पर सेलिब्रेशन होता है तो उसके बारे में आप लोगों से क्वेश्चन बनने के चांसेस काफी ज्यादा रहते हैं। तो ऐसी जो चीजें हैं उनके बारे में आप लोग जरूर याद रखा कीजिए। ये बेसिकली कमांडर थे होम फोर्स जो कि आसाम के अंदर आप लोगों को देखने को मिलती है और ये एक आसाम के अंदर नेशनलिज्म को भी बढ़ावा देने में काफी बड़ा रोल इनका रहा। किसके द्वारा कवर किया गया? अलग अलग न्यूज़पेपर के द्वारा भी कवर किया गया और ये ऑल इंडिया रेडियो के द्वारा भी यहां पर पूरा जो है डिटेल में कवर किया गया। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी जो है यहां पर ये 400वीं बर्थ एनिवर्सरी पर यहां पर बेसिकली सेलिब्रेशन को यहां पर इनॉग्रेट किया जाएगा। तो इसके चलते यहां पर ये सारी चीजें देखने को मिल रही है। तो कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को बताऊंगा और हिंदी में भी यहां पर चीजें लिखता हूं जैसे मैं आप लोगों को बताता हूं, इसको कनेक्ट कर आप लोग रखा करो। अगर आप लोगों को लगता है तो कम से कम टॉपिक आप लोगों को पूरा हिंदी में लिखा हुआ दे देता हूं मैं। कई सारे बच्चे बोले सर हिंदी में पीपीटी बना दिया करो। यार पीपीटी पता है पीपीटी बनाने में ही कितनी ज्यादा हिम्मत लगती है, अब फिर उस पीपीटी को पूरा हिंदी में बनाना, तो यार ये आप लोगों को थोड़ा सा मतलब सोच कर आप लोग देखो एक दिन थोड़ा सा ट्राई कर तो आप लोगों को पता चल जाएगा। सारी जो लाल पीले किए जा रहे हैं अलग अलग कलर से, पीछे कोई और बैकग्राउंड लगाया जा रहा है, फोटो लगाई जा रही है, लोगो लगाए जा रहे हैं, ये एक ही पीपीटी को बनाने में कम से कम 5 से 7 मिनट लग जाते हैं, ठीक है। और सोचो ऐसी कितनी पीपीटी में लगाता हूं, आप लोग अगर इनको देखोगे सारी जो पीपीटी में यहां पर लगाता हूं तो उसको आप लोग देख पाओगे तो कितना हिम्मत का काम होता है। आप लोग फील करके देखना एक दिन। फील कैसे करोगे? ये बिल्कुल वही बात है कि एक प्रेग्नेंट वुमेन बच्चे को जन्म देती है और हम लोग बोलते हैं हाँ दर्द हुआ होगा। एक दिन अगर बच्चा जन्म देती है वो उसका दर्द कोई समझ ही नहीं सकता है। तो वही बात मैं आप लोगों को बोलता हूं, अगर रियलिटी में आप लोग फील करना चाहते हैं कि मैं कितनी मेहनत करता हूं इन पीपीटीज के पीछे, तो आप लोग टाइम निकालकर एक दिन कुछ पीपीटी बनाकर देखो, ठीक है। तो आप लोगों को एक अंदाजा लग पाएगा कि क्या किया जाता है, इतनी सारी मेहनत कैसे होती है इन पीपीटीज के पीछे, कितना टाइम इनके पीछे लग सकता है। तो आप लोग एक छोटा सा एक अंदाजा आप लोगों को मिल जाएगा। फिर आप लोगों को पता चलेगा कि जो वीडियो आप लोगों के सामने आती है वो किस बेस पर आती है। तो आप लोग उसको सोचा करो, उसको बोलने से पहले फिर आप लोग को पता चलेगा कि हम लोग क्या बोल रहे हैं, क्योंकि जब तक इंसान को पता नहीं रहता ना कि पीछे क्या चल रहा है। जैसे मूवीज आप लोग देखते हो, ठीक है भाई 2 घंटे की मूवी देख ली खत्म कर दी, अरे कुछ कैसी भी मूवी नहीं थी भाई साहब, उस मूवी को बनाने में कितनी मेहनत लगती है, कितने पैसे लगते हैं, कितने लोग लगते हैं, तब जाकर वो मूवी बनती है। गाना सुनते हैं ना 3-4 मिनट में खत्म हो जाता है या फिर 1.5-2 मिनट का, कई महीने लग जाते हैं उस गाने को रिकॉर्ड करने में, प्रॉपर फिल्म आने के अंदर में। तो उसके पीछे की मेहनत जो होती है वो आप लोगों को बेसिकली नहीं दिखाई देती है। जो आगे जो चीजें दिख रही है कि 1 मिनट एक वीडियो है आप लोगों के सामने 30-40-50 मिनट की, आप लोगों को बस वो दिखती है, ठीक है। रियलिटी में उसके पीछे कुछ और होता है यार, तो उसको थोड़ा सा अप्रिशिएट किया करो। और अप्रिशिएशन क्या होता है, जैसे कि बोलता हूं कि थम्स अप आप लोग दे सकते हैं, बस ये तो अप्रिशिएशन है और क्या है यार, ठीक है। इसी में काम खत्म हो जाता है। तो थोड़ा सा ये सारी चीजें रहती हैं और थोड़ा सा आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूं, उनके आंसर दिया करो, इससे मुझे भी अच्छा लगता है, ठीक है। आसाम के बारे में अभी आप लोगों से बात की, तो आसाम जो है वो उसको कौन कौन से राज्य हमारे टच करते हैं ये आप लोगों को बताना है, क्वेश्चन आप लोगों के लिए। अब बात करते हैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, याद रखिएगा इनको लचित बोरफुकन बोलते हैं, ठीक है। तो इनके बारे में बात करते हैं, आखिर कौन थे यहाँ पर ये। तो अहोम किंगडम से यहाँ पर ये कमांडर थे, तो जिनके द्वारा ये 1671 के अंदर में एक बैटल थी जिसका नाम था यहाँ पर, ये याद रखिएगा, जिसको बोलते हैं बैटल ऑफ, ये है सरायघाट, ठीक है। तो सरायघाट जो बैटल थी यहाँ पर ये काफी इंपॉर्टेंट थी, इसमें इनके द्वारा काफी बड़ा रोल प्ले किया गया यहाँ पर। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों से बन सकते हैं। यहाँ पर इनके द्वारा जो एक तरीके से चीजों को आगे लेकर चला गया, तो ये इनकी फोर्स जो थी मुगल फोर्स के साथ में लड़ रही थी। मुगल एम्परर आप लोग सुनते हैं पूरी देश के ऊपर राज किया करते थे, तो यहाँ पर इनके साथ में जो ये लड़ा गया यहाँ पर, तो मुगल जो फोर्स के कमांडर थे जिनका नाम था राम सिंह, तो राम सिंह जो है वो यहाँ पर पहुंचे, तो राम सिंह के साथ में यहाँ पर लड़ाई हुई। तो बैटल ऑफ जो सरायघाट है यहाँ पर ये लड़ी गई ब्रह्मपुत्रा जो बेसिकली रिवर है उसके बैंक पर, ठीक है। और यहाँ पर आज की डेट में भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन सकता है, ये शायद ही आप लोगों को नॉर्मली रिसेंटली अगर बात करोगे तो क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए तो आप लोग कंफ्यूजन में आ जाओगे कहां से आ गया। आज की डेट में भी जब एनडीए के अंदर जाते हो, नेशनल डिफेंस एकेडमी के अंदर में 1999 में से यहाँ पर लचित यहाँ पर बोरफुकन गोल्ड मेडल दिया जाता है, यानी कि इनके नाम पर गोल्ड मेडल तक दिया जाता है। यानी कि वो चाहते हैं कि ऐसे कमांडर बने हमारे देश के जो कि यहाँ पर इस लेवल पर जाकर खेल सके। तो ये दोनों लड़ाई यहाँ पर, एक तो बैटल ऑफ सरायघाट, तो याद रखिएगा इस बैटल के बारे में कोई पूछ ले तो ये याद रखिएगा एक रिवर है यहाँ पर, ठीक है। तो रिवर है यहाँ पर बेसिकली सरायघाट, जहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है। इसी के साथ में बैटल ऑफ यहाँ पर है अलाबोई, ठीक है। तो अलाबोई भी बैटल देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर ये बेसिकली ये थी 1669 की थी यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर ये 1671 यानी कि 1669 और 1671 की बैटल थी यहाँ पर। ये जो बैटल थी यहाँ पर काफी ज्यादा दिक्कतें देखने को मिलती है, अभी अहोम्स और मुगल के बीच में आप लोगों को देखने को मिली थी। तो ये जो बैटल थी इसमें कई सारे सोल्जर्स की जान चली गई थी। और इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये सरायघाट क्यों है यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट बैटल, ये इसलिए है क्योंकि इसमें जो अहोम्स है उनके द्वारा मुगल्स को हरा दिया गया था।
तो देख समझ सकते हैं आप लोग कितनी बड़ी बात यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ब्रह्मपुत्र रिवर के किनारे पर यहाँ पर देखने को मिलती है जो रिवर यहाँ पर पास में, उसका नाम है सरायघाट रिवर, जो कि आप लोग इससे कनेक्ट कर देख सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोग का बन जाता है यहाँ पर। ये पर्टिकुलर अहोम किंगडम आप लोग यहाँ पर हो गया, ठीक है, जिसके बारे में आप लोगों से मैंने बातें की, जिसके आसपास यहाँ पर ये पूरा मुद्दा आप लोगों को देखने को मिला, ठीक है। तो ये पूरी रिवर हो गई ब्रह्मपुत्र, आप लोग यहाँ पर इसको देख सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी छोटी छोटी रिवर यहाँ पर मिलती हैं, अगर आप लोग इनको जूम कर थोड़ा सा देखोगे तो आप लोग को दिख जाएगी, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं मैप के साथ में आप लोग को चीजें बता दी। कोई कंफ्यूजन अगर होगा तो बताएगा, उसको दूर किया जाएगा। कंफ्यूजन लेके नहीं जाना है, लेक्चर में आए हो तो कंफ्यूजन यहीं पे छोड़कर जाना, ठीक है। तो आप लोग कंफ्यूजन एक तरीके से कंफ्यूजन को यहीं पर एक तरीके से डिस्ट्रॉय कर आप लोग को जाना है, ठीक है। तो ये बातें हैं जो आप लोग समझ सकते हैं, ओके। आगे चलते हैं। यहाँ पर ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में हालांकि मैं आप लोगों को बता चुका था, पर लेकिन कुछ बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में आप लोगों से डिस्कस करूंगा। बात की जा रही है किसके बारे में, इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन और ग्लोबल ग्रुपिंग के बारे में। ये पूरे डिटेल में कवर किया गया इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा। इंडिया के द्वारा वोट से एब्सटेन कर दिया गया, यानी कि हम लोगों ने वोट में पार्टिसिपेट करना था तो वोट में पार्टिसिपेट नहीं करने गए। तीन चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है। पहला तो होता है कि हम लोग वोट डालेंगे, दूसरा होता है वोट नहीं डालेंगे, ठीक है, ठीक है, तीसरा होता है हम लोग वोट डालने ही नहीं जाएंगे, यानी कि इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं। मान लीजिए रसिया के फेवर में वोट डाल दिया, रसिया के अपोजिट में वोट डाल दिया। तीसरा हो गया वोट डालने ही नहीं गए तो नोटा दबा दिया, तो हम लोगों ने नोटा दबा दिया यहाँ पर। तो इसके चलते काफी सारे लोग जो है वो गुस्सा हो गए, तो कि तुमने नोटा क्यों दबा दिया। पूरा समझाता हूं आप लोग को, मुद्दा आप लोग यहाँ पर समझ पाएंगे अच्छे से। आखिर आज के डेट में सिचुएशन क्या देखने को मिलती है। देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज के डेट में अगर आप लोगों से कोई पूछे वो ये है कि हमारी कंट्री जो है वो एक ऐसे मुकाम पर आकर खड़ी है कि एक साइड में कुआं तो दूसरी साइड में खाई देखने को मिलेगी। तो ऐसे टाइम पर बैलेंस बनाना ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। ऐसा क्यों बोला मैंने, ऐसा इसलिए बोला एक साइड में यूएसए और एक साइड में रसिया, तो दोनों से हमको बहुत काम है, तो इसके चलते बैलेंस बनाना जरूरी है। तो बैलेंसिंग एक्ट है हमारे देश के द्वारा, जो कि अभी यूक्रेन की सिचुएशन में देखने को मिला, जब यहां पर यूएसए के द्वारा एक रिजोल्यूशन लाया गया जिसमें वेस्टर्न वर्ल्ड के द्वारा प्रेशर डाला गया इंडिया के द्वारा कि रसिया के खिलाफ वोट डालना है। रसिया के द्वारा भी प्रेशर डाला गया कि मेरे सपोर्ट में वोट डालना है। तो इंडिया ने बोला कि भाई साहब तुम दोनों जाओ तेल लेने, ठीक है। वो नहीं कहते कि पहले दोनों को साइड में करो, अपने बारे में सोचते हैं। तो हम लोगों ने पार्टिसिपेट करने से ही मना कर दिया, यानी कि हम लोग एब्सटेन कर गए। तो ये मुद्दा यहां पर देखने को मिला। एब्सटेन का मतलब होता है छोड़ देना। तो टोटल 15 मेंबर के ग्रुप में से रसिया के खिलाफ आ रहा था यहाँ पर ये बेसिकली मुद्दा, तो 14 मेंबर रह गए। 14 मेंबर में से चाइना और यूएई और इंडिया, तीन कंट्री ने एब्सटेन कर दिया, ठीक है। अब बच गए यहाँ पर 11 मेंबर। 11 मेंबर ने रसिया के खिलाफ में वोट डाला, पर लेकिन फिर भी क्या कुछ हुआ, तो वो नहीं कहते घुइयां नहीं उखड़ी। क्यों नहीं हुआ घुइयां क्यों नहीं उखड़ी, क्योंकि वीटो पावर नाम की एक चीज होती है जो आप लोगों को मैंने बताया थी यहाँ पर। तो वीटो पावर जो है यहाँ पर बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलेगी, वो यहाँ पर रसिया के हाथ में है। तो रसिया ने उस पूरे मुद्दे को वीटो कर दिया और सबको पता भी था कि वीटो होना ही है। मुद्दा बस ये था कि एक बार उठाकर लेकर आ जाए, तो थोड़ा सा बात की जाए उसके बारे में, डिस्कस किया जाए, तो थोड़ा सा नहीं सामने वाले को कि सामने वाले के बारे में कुछ बातें की जाएगी तो सामने वाला थोड़ा सा डिस्करेज हो जाएगा। तो वो मुद्दा यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलता है, वरना कोई ऐसा मुद्दा नहीं है। बेसिकली पूरा आप लोगों के सामने यहाँ पर निकल कर आता है, जिसके बारे में आप लोगों को सारी बातें बताई है, तो इनको आप लोग समझ सकते हैं। रसिया जो है वो इंडिया का बिगेस्ट और द टाइम टेस्टेड सप्लायर डिफेंस आप लोगों को देखने को मिलेगा। हमारी कंट्री का S-400 सिस्टम जो है वो रसिया ही दे रहा है, जो कि काफी एडवांस सिस्टम है। इवन जो यूएसए का थर्ड सिस्टम है उससे भी ज्यादा एडवांस सिस्टम आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो रसिया के द्वारा हम लोग को प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो रसिया के साथ में बैलेंस बनाना, और इवन चाइना के साथ में जब रसिया की अच्छी फ्रेंडशिप है, तब भी रसिया जो है हमेशा हमारे पीछे खड़ा मिलता है। जब भी यूएनएससी में कोई भी इशू आता है, एलईसी का इशू आता है, फिर कोई भी इशू आता है हमारे खिलाफ में, तो रसिया हमेशा यूएनएससी के सारे इशू में हमारे सामने साथ में खड़ा हुआ आप लोगों को मिलेगा। तो यार ऐसे टाइम पर रसिया के साथ में जाकर खड़ा होना कम से कम हमारे लिए बनता है। तो इंडिया जो है वो काफी डीप रिलेशनशिप है, ऐसी बात नहीं है। हमारे रिलेशन जो है वो यहाँ पर किसके साथ में, यूएसए के साथ में भी अच्छे हैं। वो गाना याद आ गया मुझे, गाना नहीं है वो, क्या बोलते हैं उसमें, मेरा यार हर एक से वफा करता है, वो कौन सा गाना है कि हर एक से वफा करता है, वो वाली बातें हैं। तो हमको भाई साहब सबसे वफा करनी पड़ रही है, ऐसी दिक्कत हो गई हमारी। किस किस को हम लोग धोखा दे, हमारे बस की बात नहीं रह रही है। जैसे यूएसए के साथ में कई सारे एग्रीमेंट हैं, इसको वीडियो को पॉज कर लेना और इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। तो GSOMIA, इसी के साथ में LEMOA, ठीक है, इसी के साथ में कॉम कासा हो गया, और BECA। तो ये सारे एग्रीमेंट देखने को मिलेंगे। 2000 का है, यहाँ पर 2016 में आया, ठीक है। इसी के साथ में बाद में फिर आप लोगों को देखने को मिला 18 में, और रिसेंटली अभी ये भी आप लोगों को देखने को मिला। तो ये सारे यूएसए के साथ में हमारे एग्रीमेंट है, और रसिया के साथ में भी अच्छे खासे एग्रीमेंट है। तो किसके साथ में वफा करें और किसके साथ में बेवफाई करें, ये समझ में नहीं आ रहा है। तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि सोचते हैं कि साइड में निकल जाते हैं, ठीक है। तो आज की डेट में टोटल 15 मेंबर है, जिसमें आप लोगों को याद रखेगा वीटो पावर जो है आर्टिकल 27 में आप लोगों को देखने को मिलेगी यूनाइटेड नेशन के अंदर में। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है।
मेंबर कौन कौन से हैं? फिलहाल यहाँ पर ये 5 परमानेंट मेंबर को छोड़कर 10 जो होते हैं वो नॉन परमानेंट मेंबर आप लोग को देखने को मिलते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है जो कि आप लोग को याद रखना है, ठीक है। इंडिया जो है 8वीं बार नॉन परमानेंट मेंबर बन रहा है। पहले भी हम लोग कई बार यहाँ पर नॉन परमानेंट मेंबर बन चुके हैं। ये जो पिक्चर आप लोग के सामने दिख रही है, एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है ये, इनका नाम आप लोग को बताना है, ठीक है। ये सारा माहौल बना हुआ है यूएन जनरल असेंबली के अंदर में। तो यहाँ पर न्यूयॉर्क के अंदर देखने को मिलेगा। टोटल मिलाकर यहाँ पर 193 मेंबर आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये कुछ बातें इसके बारे में बेसिक चीजें हैं, कंफ्यूज मत होना। सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर टोटल 15 मेंबर आप लोगों को नजर आएंगे जो कि डिसीजन मेकिंग का काम करते हैं, ठीक है। तो ये है इसके बारे में कुछ बातें। आई होप कि आप लोगों के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी आई होगी। क्लैरिटी आई है तो बताइएगा और क्लैरिटी नहीं आई है तो भी बताइएगा। तो इसलिए बोला गया कि वीडियो को लाइक और डिसलाइक दोनों कर सकते हैं। डिसलाइक का बटन आप लोगों को नहीं दिख रहा है पब्लिकली, यूट्यूब ने हटा दिया, पर मेरे तक पहुंच जाता है डिसलाइक, ठीक है। तो डिसलाइक भी स्वागत है, होने का कि शान से करेंगे स्वागत, तो स्वागत नहीं करोगे हमारा तो डिसलाइक करोगे तो उसका भी स्वागत करेंगे। टेंशन खाने को लेने का यार, जो चीजें होती हैं जेन्युइनली उसको आप लोग किया करो, ठीक है। तो ये था पूरा आज का डिस्कशन। अभी हम लोग क्विज देखेंगे, तो पूरा क्विज कंप्लीट करके जाना और वीडियो को थम्स अप दे देना अगर पसंद आया। बात करेंगे यहाँ पर वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे के बारे में। और मॉर्निंग में उठना स्टार्ट कर दो भाई साहब, अब तो सर्दी लग रही है क्या? अब तो सर्दी नहीं लग रही होगी, अब भी दिक्कत हो रही है, तो मॉर्निंग में उठना स्टार्ट करो। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे के बारे में बात की, यहाँ पर वर्ल्ड हियरिंग डे के बारे में बात की, डिटेल में सारी बातें मैंने आप लोगों को समझाई। और ये रिसेंटली जो अभी आर्टिकल मैंने पूरा डिटेल में आप लोगों को बता दिया यूएनजी के अंदर इंडिया ने जाकर, यहाँ पर बेसिकली एक बात तो बोलती है इंडिया ने कि डीप कंसर्न है, ठीक है, कि डीप कंसर्न है कि सिचुएशन डिटोरेट हो रही है यहाँ पर। इतना तो इंडिया ने बोल भी दिया, ऐसा नहीं कि बिल्कुल कुछ नहीं बोला है, ठीक है। बाकी डिटेल में समझा हम लोगों ने, ये भी आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो सारी चीजें एक एक कर हम लोगों ने देख ली। तो ये कुछ बेसिक चीजें थी। इसी के साथ में हम लोगों ने काफी डिटेल में समझा यहाँ पर कैसे कैसे हम लोग मिलकर काम करें। C40 सिटी क्या है, वो सारे मुद्दे हम लोगों ने काफी डिटेल में, क्या होता है जीरो कार्बन एमिशन, इसी के साथ में ये सारे मुद्दे काफी अच्छे समझ लिया, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग ने यहाँ पर एक इंपोर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में जाना जिनका नाम था लचित बोरफुकन, ठीक है। तो ये आसाम से रिलेटेड है, तो इसके बारे में आप लोग कंफ्यूजन मत होइएगा अगर क्वेश्चन बन जाए। और जो लड़ाई के बारे में मैंने बात की यहाँ पर, ये वॉर के बारे में याद रखिएगा, बैटल ऑफ सरायघाट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। और एक और बैटल बता दी यहाँ पर जिसका नाम है यहाँ पर एल्बोय, ठीक है। तो ये दो चीजें और आप लोगों को कंफ्यूजन में डाल सकती है, तो कंफ्यूजन नहीं होना है। बाकी ऑपरेशन गंगा से रिलेटेड जो जो बातें थी सारी बता दी, और सारे ऑपरेशन बता दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल मिलाकर 9 ऑपरेशन आप लोग के हो गए, ठीक है। मतलब आप लोग के ऑपरेशन नहीं हो गए, मतलब आप लोग के सामने 9 पॉइंट हो गए, सॉरी, ठीक है। मतलब 9 ऑपरेशन आप लोगों को पढ़ा दिए मैंने, ठीक है। 9 ऑपरेशन आप लोग के हो गए। कभी कभी ना कुछ भी बोल देता हूं मैं। तो आज का था ये टोटल डिस्कशन। अब आप लोगों के सामने यहाँ पर क्वेश्चन इनको अटेम्प्ट कीजिए। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ जो सेलिब्रेशन के बारे में आप लोग को बताना है, इसकी थीम क्या है, वर्ल्ड हियरिंग डे की थीम आप लोग को बतानी है। ऑपरेशन राहत के बारे में, इसी के साथ में ऑपरेशन मैत्री के बारे में, कहां से ऑपरेशन सुकून के बारे में, ठीक है। बाकी कौन सी पर्सनैलिटी के बारे में, 400वीं हम लोगों ने एनिवर्सरी के बारे में बात की, 2 रिपोर्ट किसके द्वारा प्रस्तुत की जा रही है। क्वेश्चन के आंसर दीजिए। पीडीएफ जब डाउनलोड करोगे, कल तक अगर बेचैनी हो जाए आप लोगों को और लग रहा है कि यार कब तक वेट नहीं कर पाएंगे, तो जाकर आप लोग इसको डाउनलोड कर लेना, पीडीएफ में भी प्रोवाइड करा देता हूं मैं, ठीक है। कंफ्यूजन मत रखना। आगे चलते हैं, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब के द्वारा गोवर्धन, जो ये बेसिकली गोवर्धन बायो सीएनजी प्लांट जो है कहां पर इनोग्रेट किया गया, डिटेल में मैंने आप लोग से डिस्कस किया था। एनोर्बिक एक्सरसाइज के बारे में आप लोगों से बातें की थी, इसके बारे में आप लोग बता सकते हैं कि ये किसकी अनुपस्थिति में ये होती है, कौन सी मिनिस्ट्री है जिसके द्वारा गोवर्धन स्कीम जो है वो स्टार्ट की गई थी, करनाल हरियाणा के अंदर से। कौन सी मिनिस्ट्री है जिसे भाषा सर्टिफिकेट के बारे में आप लोगों से बातें की थी, किसी ने डाउनलोड किया है जो मैंने कल आप लोगों को बताया था, नई भाषा अगर आप लोगों को सीखनी है तो। इसी के साथ में भाषा जो संगम है उसके बारे में बात की थी, कौन सी मिनिस्ट्री है और किस पर्टिकुलर डे के उपलक्ष्य में हम लोगों ने यहाँ पर इसको स्टार्ट किया था। ये क्वेश्चन के आंसर देखिए आप लोग एक बार खुद से दीजिएगा, ठीक है। इसका मतलब यही रहता है कि आप लोग एक बार रिकॉल करो जो मैंने कल आप लोगों को पढ़ाया, तभी चीजों को आप लोग आगे लेकर चलो, ठीक है। आगे बात करते हैं ट्रिब्यूनल के बारे में। मैंने बात की थी कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया, ये सारा बताना था। कौन सा आर्टिकल है जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, कौन सा आर्टिकल है जो कि अदर ट्रिब्यूनल के बारे में बात करता है। ऑपरेशन ऑल क्लियर के बारे में आप लोगों से बातें की थी, तो यहाँ पर ये किसके द्वारा कंडक्ट कराया गया, तो ये भी आप लोगों को बताना था। तो सारे क्वेश्चन के आंसर पहले आप लोग एक बार दे दीजिए, उसी के बाद में आंसर देखेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ आप लोगों ने डिटेल में आंसर दिए हैं, ठीक है। देख लेते हैं एक बार। प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा इनोग्रेट किया गया गोवर्धन जो है, जिसको बायो सीएनजी के थ्रू यहाँ पर इंदौर के अंदर में, जो कि मध्य प्रदेश के अंदर स्वच्छता सिटी के अंदर में सबसे टॉप पर रहता है इंदौर, ठीक है। मन कर रहा है कि इंदौर एक बार घूम कर आ जाए, देखा तो जाए कि इंदौर में कितनी सफाई है। अच्छा इंदौर वासी बताइए जरा कितनी सफाई है। ऑक्सीजन के बारे में यहाँ पर बात की, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो क्रिया होती है उसको एनोर्बिक बोलते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन के बारे में बात की, तो याद रखिएगा गोबर यानी कि गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज, ये आप लोग याद रखते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है यहाँ पर, जिसके द्वारा भाषा सर्टिफिकेट के बारे में बात की जा रही है। और राष्ट्रीय एकता दिवस ये अक्टूबर 31 के तहत यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलता है।
42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया 1976 में, ये भी याद रखते हैं। आर्टिकल 323 ये ए है जो कि डील करता है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के साथ में। आर्टिकल 323 बी जो है वो अदर मैटर के साथ में डील करता है। ऑपरेशन ऑल क्लियर था आसाम राइफल का, जो कि यहां पर चलाया गया था चीजों को न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। मैं आशा करता हूं आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। तो मौज लो, रोज लो, नहीं मिले तो खोज लो, टेंशन नहीं लिया करते, टेंशन लेने से किसी का भला नहीं हुआ है। पीडीएफ जाकर टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना, मेरे साथ में आप लोग यहां पर भी कनेक्ट रह सकते हैं। तो नेक्स्ट पर्टिकुलर वीडियो में मिलता हूं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। और जिस किसी ने अब तक वीडियो नहीं देखी है मंथली करंट अफेयर की, उसको जरूर देखेगा। एक वीडियो के अंदर में पूरे करंट अफेयर का इंपॉर्टेंट टॉपिक का पूरा रिवीजन आप लोगों को हो जाएगा, जिससे कि एग्जाम के अंदर कोई कंफ्यूजन आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ है, एंजॉय करो यार। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, मॉर्निंग में तैयार रहना अपना ठंडा बोरी लेकर, ठीक है? टाइम पर मिल जाऊंगा, अच्छे से एंजॉय कीजिएगा।